अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज का दिन जैसा कि आपको पता है हमारी तमाम उम्मत मुसलमा के लिए बहुत बड़ा दिन काउंट किया जाता है और ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग जो हैं इस बड़ी ईद की बड़ी खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि आपकी खुशियों को दोबाला करने के लिए ऐसे लोग जो घरों पे बैठे टीवी पे इस वक्त हमें देख रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ स्पेशल किया जाए। और इसलिए हमने स्पेशल ईद की ट्रांसमिशन जो है इसमें स्पेशल गेस्ट हैं उनको इनवाइट किया है और उनके साथ करेंगे गपशप। बहुत आज अहम गेस्ट हैं जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ आज डॉक्टर ज़फ़र साहब जो कि फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलते हैं बिना किसी देर के उनकी तरफ। सर आपको बहुत बहुत सबसे पहले तो ईद मुबारक हो जी। बहुत शुक्रिया। और सर आपकी वेस्टकोट बहुत अच्छी मुझे लगी है। थैंक यू सो मच। आपको भी ईद मुबारक हो। खैर मुबारक सर। सर सबसे पहला काम ईद के रोज़ सबसे पहला काम ईद के रोज़ नमाज और बल्कि फजर की नमाज, उसके बाद ईद की नमाज और ईद की नमाज के बाद छोटी ईद पे तो हम जाते हैं अपनी वालदा की और अपने रिज़ो करबा की वो जो कब्रिस्तान पे जाते हैं और उसके बाद फिर हम घर आते हैं। घर आके सवैयाँ खाते हैं। छोटी ईद पे, बड़ी ईद पे कुर्बानी के सारे अरेंजमेंट्स हो रहे होते हैं। तो इस तरह ईद का आगाज़ होता है। सर आपकी फेवरेट कुर्बानी क्या है? जब आप ख़रीदने के लिए जाते हैं क्या देखते हैं कि मैं बकरा लूँ या बड़ा जानवर लूँ? क्या आपका मनपसंद क्या है? देखिए जी, होता ये है कि अपनी पॉकेट को देखना होता है। आजकल के हालात के मुताबिक आपको पता है कि बहुत महंगाई हो गई है और जानवरों की कीमतें आसमानों पे हैं इस वक्त। और मैं समझता हूँ कि हमें देखना चाहिए कि हमारी इस्तात क्या है और इस्तात के मुताबिक करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब जो हालात जा रहे हैं और जो कीमतें होंगी जानवरों की, बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप अपनी पसंद का वो जानवर कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें देखना है कि क्या हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं अपने हालात के मुताबिक। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं 2 हिस्से डालूँ। एक और ये कुर्बानी के लिए मैं गाय के हिस्से में होते हैं जो मैं 2 डालता हूँ। उसके अलावा मैं एक कुर्बानी अपने गांव जाके करता हूँ। तो आप समझ लीजिए कि एक बकरिया का हो जाता है मेरा कुर्बानी का जानवर और 2 हैं जो मैं गाय में हिस्सा डालता हूँ। तो सर ये घर पे करते हैं, कसाई मंगवाते हैं या खुद करते हैं? नहीं जी, जो बकरा है वो तो मैं खुद करता हूँ वहाँ पे जाके गांव में। कसाई भी साथ होता है। तो आपको पता है कि मैं बेसिकली सर्जन हूँ तो पूरी तरह कहीं तो फ़ायदा होना चाहिए। हाँ, पूरी तरह उसमें शामिल होता हूँ और उसका बड़ा फ़ायदा होता है। आपको मालूम होता है कि जी उसके अंदर आपका दिल जो है ना शामिल होता है कि ये जो आपने देखे कुर्बानी जो है उसके अंदर ना सिर्फ ये है कि आप खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ लेके उसे कुर्बान करें, बल्कि उस कुर्बानी के अमल में पूरी तरह शामिल हों। तो जब आपके कपड़ों को खून लगता है तो वो जाहिर है कि ये है कुर्बानी कि आप चीज़ें अपने हाथ से कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप कुर्बानी का जानवर कहीं और ज़िबा करवा के ले आएँ या कहीं गोश्त आ जाए। जिस तरह अमूमन जो गाय की कुर्बानी में गोश्त आ जाता है, वहाँ तो मैं खुद नहीं जाता, लेकिन जब मैं गांव में करता हूँ वहाँ पे यूजुअली बकरा करता हूँ और मैं अपनी मौजूदगी में करता हूँ, बल्कि उसमें शामिल होता हूँ। अच्छा, शामिल होने के साथ साथ सर जब बकरा काट लिया जाता है क्या पकाने में भी आप शामिल होते हैं? बिल्कुल नहीं जी, मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है पकाने का। वो मेरी बेगम साहिबा पकाती हैं और वो सबसे पहले तो कलेजी पकाती हैं और इसमें बहुत शानदार वो मसाले वगैरह डालती हैं। कलेजी और वो जो फेफड़े होते हैं वो बड़े मज़े के होते हैं। और उसी दौरान में जब हम कर रहे होते हैं उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं, काट रहे होते हैं उसका गोश्त, तो वो कलेजी आ जाती है। फिर हम भी खाते हैं, कसाई भी खाता है और खूब एंजॉयमेंट होती है। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया आप सर्जन हैं, ह्यूमन सर्जरी करनी होती है, उसकी खाल तो नहीं उधेड़नी होती, वैसे ही वो आप कट लगा के या जो भी प्रोसीजर होता है करने के बाद उसे सी दिया जाता है, टांके लगा दिए जाते हैं। लेकिन बकरे की खाल उतारने के लिए बाजुओं में बड़ी जान चाहिए होती है कहते हैं। वो किस तरह से? उससे ज़्यादा अहम पता क्या होता है, वो खाल को उतारना जो है ना छुरी के साथ, ताकि कोई कट ना लगे खाल को। हाँ। खाल को कोई कट ना लगे, वो उसको डैमेज ना हो। आपको पता है जो खालें डैमेज हो जाती हैं, उन्हें कट लग जाते हैं, उनकी कीमत कम लगती है। वो जो आर्ट है ना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक सर्जन के लिए।
तो वो सारा आप खुद परफॉर्म करते वो मैं सारा खुद परफॉर्म नहीं करता, लेकिन उसमें उसको मैं इनिशिएट करता हूँ। लेकिन जब उसको उतारते हैं ना, जोर लगाना वो मुझसे नहीं लगाया जाता। हाँ। वो ऑफ कोर्स वो सही लगाता है, लेकिन पहले उसको उतारना जो है ना उसके साथ छुरी के साथ, हाँ। वो एक खूबसूरत अमल है जो हम खुद भी कई दफ़ा करते हैं जब हम पायों से मेरा ख्याल स्टार्ट पेशेंट का ऑपरेट का हम पायों से करते हैं, और फिर उसको इस तरह छुरी चलाते हैं कि खाल भी ना कटे और मरीज़ का जो गोश्त है उस पर भी ज़रब ना आए। तो एक उनके लेयर्स के दरमियान में आपको रहना पड़ता है, और ये बड़ा पसंदीदा काम है मेरा। अच्छा, वैसे वो जो कसाई आपके साथ पार्टिसिपेट करते हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता होगा आपसे फिर तो। हाँ, बहुत कुछ। बल्कि मैं उनको बताता हूँ कि ये वाली रग जो है वो क्या है, इसका काम क्या है, इंसानों में कहाँ होती है। ख़ासतौर पे जब पित्ता आता है फिर उनको बताता हूँ किस तरह पित्ता निकालते हैं। और दूसरी बात जो मैं इसमें बड़ा इन्जॉय करता हूँ, ख़ास तौर पे मेरे वो बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। अभी एक बेटा तो मेरा डॉक्टर बन गया है और दूसरा डॉक्टर बनना चाहता है। फिर मैं इनको साथ खड़ा करता हूँ, फिर इनको मैं दिखाता हूँ कि ये खुराक की नाली है, ये हवा की नाली है, ये इस तरह फेफड़ों में हवा जाती है, बल्कि उसमें फूंक जब लगाता है वो हवा की नाली में तो फेफड़े फूल जाते हैं। तो फिर मैं बेटे को बताता हूँ इस तरह हमारा भी जो हम सांस लेते हैं तो हवा की नाली में जब हवा जाती है तो हमारे फेफड़े इसी तरह फूलते हैं, और ये प्रोसेस है ऑक्सीजनेशन का, रेस्पिरेशन का। फिर मैं उनको बताता हूँ कि ये खुराक की नाली है, ये मैदा है, ये आंते हैं। लाइव डेमो दिया जाता है। वो बिल्कुल उससे बच्चे को पता चलता है, और वो कसाई बड़े खुश हो रहे होते हैं। उन्हें भी पता चलता है कि यार ये असल में जो कर रहे हैं ऐसी ही एनाटमी जो है वो इंसानों की भी है। तो इतना जब आप परफॉर्म करते हैं तो ऐसा नहीं हुआ समटाइम के कसाई आपको अकीदतन कोई नजराना दे के जाए, सरकार बहुत कुछ सीखने को मिला, आप हमें ना दें, ये हमसे वसूल करें? अच्छा, उसमें ये होता है कि वो जो पेटेंट कसाई बन गया है, हाँ। और वो बजाय कि मैं उसकी बुकिंग कराऊं वो मेरी बुकिंग कराता है। देखिए ना, मोहम्मद तो आप कसाई को कहते हैं ढूंढ रहे होते हैं ना, कसाई मुझे ढूंढ रहा होता है 2 महीना पहले कि सर को कहना मैंने ही आना है करने के लिए वो कुर्बानी। तो ये फ़ायदा है इसका। क्या बात है जी। तो सर ईद के रोज़ मनपसंद डिश जो स्पेशल तैयार करवाते हैं आपकी, यार ये मैंने खानी है? छोटी ईद पे जी मैं शीर खुरमा बड़ा पसंद करता हूँ, और बड़ी ईद पे स्पेशल? और बड़ी ईद पे मुझे ये चांपें बहुत अच्छी लगती हैं, उसकी गोश्त की यानी बकरे की। तो मेरी मिसेस बहुत अच्छा बनाती हैं, चांपें बहुत अच्छी बनाती हैं, तो वो मुझे बहुत पसंदीदा हैं और वो मैं शौक से खाता हूँ। तो नाज़रीन, यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं जाना, हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपको दोबारा से हम खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जब वैसे भी कहा जाता है कि कोई डॉक्टर आपके साथ मौजूद हो तो मफीद मशवरा जो है वो ज़रूर ले लेना चाहिए। और मेरे साथ तो बहुत बड़े डॉक्टर साहब मौजूद हैं, तो क्योंकि बड़ी ईद है तो सर मैं आपसे मशवरा ये लेना चाहता हूँ। ऐसे लोग जो हमें इस वक्त टीवी पे देख रहे हैं, हर एक की ख्वाहिश होती है बड़ी ईद पे पुलाव भी बन रहा है, मटन खाया जा रहा है, बारबेक्यू पार्टीज़ और पता नहीं क्या क्या घरों में पकाया जाता है, और अपने मैदे पे रहम किए बगैर हर शख्स खाना खा रहा होता है। कोल्ड ड्रिंक्स भी चल रही हैं, सब कुछ पानी से दूरी इख्तियार की होती है। यही वजह है डिहाइड्रेशन और बहुत सारे ऐसे मसाइल, डायरिया जैसे लेके लोग अस्पतालों का रुख करना शुरू कर देते हैं। इस पे आप क्या सजेस्ट करेंगे? जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं वो किस तरह से खाएं, कितना खाएं और क्या खाएं? देखिए जी, लामहला ये जो दिन है ना, ये बड़ी खुशी का दिन है, और इस खुशी के अंदर आपने ज़रा रूटीन से हट के चलना है। यानी आम दिनों के अंदर आप अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं और मसरूफियात होती हैं। अगर स्टूडेंट है पढ़ाई करता है, कोई टीचर है वो पढ़ा रहा होता है, तो ये दिन तो आपने अच्छी तरह एंजॉय करना है। और जब एंजॉयमेंट होती है तो उसके अंदर जाहिर है कि खाना पीना भी एक बहुत बड़ी एंजॉयमेंट है, और आपने रूटीन से हटना भी है। और ख़ास तौर पे आपने जब कुर्बानी की है, जैसे मैंने पहले बताया कि आपने कलेजी भी खानी है, और इसी तरह गुर्दे भी जो है उनका टकाटक भी खाना है, आपने फेफड़े भी खाने हैं, आपने चांपें भी खानी हैं। तो ज़रूर खाइए, लेकिन उसमें एतदाल बड़ा ज़रूरी है। ओवर ईटिंग मत कीजिए, क्योंकि ये जो ओवर ईटिंग आप करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लॉन्ग टर्म इसका नुकसान होगा, शॉर्ट टर्म नुकसान होगा।
अगर तो आप रेगुलर ओवर ईटर हैं वो तो लॉन्ग टर्म में है ही है। अगर आप आम दिनों में बड़ा मुतनासिब खाते हैं लेकिन उस दिन आपने ओवर ईटिंग कर ली तो उस दिन आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको जिस तरह का पेट ख़राब हो सकता है, ख़ास तौर पे ये मसाले बहुत गड़बड़ करते हैं और कुकिंग उस वक्त बड़ी उस तरह की नहीं हो रही होती क्योंकि लार्ज स्केल पे कुकिंग हो रही होती है। आम दिनों के अंदर 1 या 2 किलो गोश्त पकता है, उस दिन कोई 5-10 किलो पकेगा। हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ी बहुत ऐसी कोताहियाँ हो सकती हैं जिससे आपका पेट ख़राब हो जाए, किसी और जगह आपने खाया तो वो थोड़ा थोड़ा आपको रखना पड़ेगा और इन्जॉय भी करें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। ओवर ईटिंग मत कीजिए और ख़ास तौर पे ये मसाले और जिसके अंदर घी बहुत ज़्यादा हो उसको अवॉइड करें। अगर घी है भी तो उसको साइड पे करके गोश्त लीजिए। तो ये ज़रूर दिन एंजॉय भी करना चाहिए, लेकिन बात वही कि एतदाल के साथ। एतदाल के साथ। अच्छा सर, मटन के अंदर व बकरे के अंदर सबसे बेनिफिशियल हेल्थ के तौर पे अगर देखा जाए कौन सा पार्ट होता है जो खाएं तो आपकी सेहत को भी अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा? जैसे आपने बहुत सारे अभी जिगर की बात की या आपने गोश्त की बात की, गुर्दों की बात की, कौन सा पार्ट ऐसा होता है जिसे खाने से ज़्यादा बेनिफिट्स आपकी हेल्थ को मिलते हैं? देखें जी, हर चीज़ की अपनी अफादियत है। सबसे ज़्यादा अफादियत? सबसे ज़्यादा अफादियत जो है मैं समझता हूँ कि अगर हम लिवर लेना तो एक तो ये है कि ये ज़ूद हज़म है और आपको प्रोटीन्स बहुत अच्छी मिलती हैं और इसमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा है और इसमें विटामिन्स का बड़ी तादाद में है। पूरी बॉडी के अंदर जो फैक्ट्री होती है ना जी, हमारी बॉडी में भी जिसके अंदर हर वक्त चीज़ें बन रही होती हैं, प्रोटीन्स बन रही होती हैं, फैट्स बन रही होती हैं, टूट फूट रही होती हैं, रॉ मटेरियल आता है, नई चीज़ें बनती हैं, वो लिवर है। ले जी, मैं तो आज जाके लाजमी तौर पे स्पेशली बनवा के आप ज़रूर हफ्ते में बेशक 1-2 दफ़ा खाएं लिवर, वो आपको बड़ा फ़ायदा देगा और इसमें कोलेस्ट्रॉल भी कम है इन कंपैरिजन टू मीट। और रेड मीट जो है इसमें तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो आप लिवर लीजिए। उसके अलावा किडनीज़ जो हैं वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद हैं, लेकिन जिन लोगों का यूरिक एसिड ज़्यादा है उन्हें कम इस्तेमाल करना चाहिए किडनीज़ का जो है गोश्त। और मगज़ भी बहुत अच्छा है लेकिन वो भी कम मिकदार में। तो मैं समझता हूँ हर चीज़ की ना मुतनासिब तरीके से होनी चाहिए। अच्छा सर, हर शख्स का ये परसेप्शन, मेरा भी इवन यही परसेप्शन था, ज़्यादातर लोगों का जो मैं सुनता हूँ गोश्त जो है वो ज़्यादा खाना चाहिए। लेकिन आज आपकी बात सुनने के बाद बहुत सारे लोग जिन्होंने हमें टीवी पे भी सुना होगा ये लाजमी तौर पे अब सोच रहे होंगे कि इन पार्ट्स को जो है आप डिवाइड करके मीट के साथ अगर खाना भी हो थोड़ा थोड़ा ये पार्ट भी रख लें तो उससे आपका मील ज़बरदस्त बन जाएगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा आपका मोस्ट फेवरेट पार्ट रिब्स के अलावा कौन सा है? मतलब इन जो चीज़ें आपने बताई हैं स्पेशल, इनमें से कोई बनवाते हैं? जी, मैं बताया कि मैं तो सबसे पहले इंतज़ार करता हूँ पूरा साल कि उस दिन मैंने कलेजी खानी है और जी भर के खानी है। ठीक, तो ये है जी। ये सर कोल्ड ड्रिंक्स का इत्तेदाल में रह के इस्तेमाल नहीं होता ईद के दिनों में, इस पे ज़रा बताएं ये कितने नुकसानदेह? वही मैं बता रहा हूँ कि अगर आप आम हालात में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते या बहुत कम पीते हैं, उस दिन ज़्यादा पी लिए तो कोई बात नहीं है। ये जो कहते हैं कि खाना हजम ही कोल्ड ड्रिंक के साथ होता है, नहीं, ये बड़ी ये गलत मिथ है, एब्सोल्युटली रॉन्ग कि खाने में वो कोई आपकी डाइजेशन में कोल्ड ड्रिंक हेल्प करती है। ये सिर्फ इतना है कि एफरवेसेंट होती है। एफरवेसेंट का मतलब होता है कि इसके अंदर गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। कार्बोनिक एसिड होता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। आप जब डकार लेते हैं तो आप समझते हैं खाना हजम हो गया। अच्छा, एक और चीज़, सिर्फ इसका इतना ही रोल है। जब वो डकार आ जाता है तो आप समझते हैं खाना हजम हो गया। आम हालात में भी देखें ना, जब लोग खाना खाने के बाद डकार मार लेते हैं, कहते हैं ले भाई खाना हजम हो गया, ना मारो तो लगता है कि नहीं मेदा बोझल है। उसकी वजह क्या है? हाँ। उसकी वजह ये होती है कि जब आप खाना खाते हैं ना, एक लुकमा लेते हैं तो थोड़ी सी एयर चली जाती है पेट के अंदर। हर दफ़ा बात करते हुए भी जब आप करते हैं तो थोड़ी सी एयर चली जाती है मैदे के अंदर। मैदे में खाना और एयर जो है ना वो मिक्स हो जाते हैं, फिर एयर क्योंकि लाइटर होती है ऊपर आ जाता है, खाना नीचे आ जाता है। एग्जैक्टली जब आप एज़ोफेगस से वो कुछ भी इनगल्फ करते हैं, इवन बोलते भी हैं और आप स्वॉलो भी करते हैं अपना जो है ये सलाइवा बोलते हुए, जिसे मैंने भी किया, तो एयर भी चली गई। अब एयर लाइटर है, वो ऊपर आ जाती है, खाना नीचे आ जाता है। अब वो बोझल सा हो जाता है। जब आप डकार मारते हैं एयर निकल जाती है, आपको सुकून आ जाता है, लो जी खाना हजम हो गया। ये है मिथ है, अदरवाइज देयर इज नो रोल ऑफ एनी सच ड्रिंक इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। अच्छा सर, क्योंकि बड़ी
पे गैदरिंग भी बड़ी होती है, कुर्बानी की जाती है। बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार जिन्होंने कुर्बानी नहीं की थी वो भी आते हैं, और जिन्होंने की होती है उन्होंने भी आना होता है। आपकी तरफ एक गेट टुगेदर होता है। आपके गेट टुगेदर्स कैसे होते हैं, कौन कौन आता है और किस तरह से सेलिब्रेशन? देखिए, ज़्यादातर मैं जाता हूँ। ठीक। देखिए, मेरी माशाल्लाह 4 बहनें, इस साल तो 3 बहनें होंगी क्योंकि एक मेरी सिस्टर का इंतकाल हो गया। तो मैं हर बहन के घर जाता हूँ उस दिन, ठीक है, स्पेशली और वो मेरा इंतज़ार कर रही होती हैं कि आज हमारे भाई ने आना है। तो उनको भी पता है कि मुझे शीर खुरमा पसंद है, तो छोटी ईद पे, और उन्हें भी पता है कि ये कलेजी बड़े शौक़ से खाता है। तो मैं उनको विज़िट करता हूँ, फिर अपने वालिदैन की कब्रों पे जाता हूँ। तो ये तकरीबन शाम तक तो ये इसी तरह मेल मिलाप रहता है। फिर मैं घर आ जाता हूँ, फिर मुझे लोग मिलने आते हैं, जैसे मेरे समधी हैं, मेरे बच्चों के और मेरी बहुओं के पेरेंट्स हैं, वो मिलने आ जाते हैं। तो बस रिश्तेदारों में मुलाकात होती है, दोस्तों में बहुत कम होती है। और पहले ये था कि बहुत ज़्यादा मेल मिलाप था, लेकिन जब से ये आया ना जी आपका मोबाइल फ़ोन और व्हाट्सएप, इसने ना तो हमारे वो जो थे ना रवैये और मेल जोल को बहुत कम कर दिया है। आप एक मैसेज करके समझते हैं कि जी मैंने अपना मैसेज भेज दिया, मुलाकात होगी, हालांकि ये उसका नेमुल बदल नहीं है। आप अपने जज्बात का इजहार करते हैं, एक मैसेज करते हैं, अगला एक हार्ट का वो भेज देता है, क्या आइकॉन भेज देता है, और वो समझता है मैंने हक अदा कर दिया। तो ये तो कोई नहीं है ना बात। तो मैं समझता हूँ कि हमारे आपस में अब राब्ते कम से कम होते जा रहे हैं और हम मोबाइलों तक महदूद रह गए हैं, और ये बहुत ख़तरनाक है हमारे मुआशरे के अंदर। वो जो एक मोहब्बत, ये गानगत प्यार, क्या एक कैफियत होती थी, लोग एहतमाम से एक दूसरे के घर जाया करते थे, अब ये कम हो गया। चलें जी, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद है और ईद का स्पेशल डे आज हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, अब मैं आपसे कोई भी नाम लूँगा, इन नामों में से किसी एक को आपने कोई सजेशन देनी हो, मतलब जिसका मैं नाम लूँगा, अगर उसको आपने कुछ सजेस्ट करना हो कि यार तुम में ये तब्दीली होनी चाहिए, तो वो क्या होगी? और सपोज़ आपके पास जैसे होता है ना एंड्रॉयड सिस्टम है, आपके पास मोबाइल एंड्रॉयड है, आप फ़ोन में से कुछ भी चाहें डिलीट कर लेते हैं, और अगर आप उनमें से कोई एक आदत डिलीट करना चाहें, उनका एंड्रॉयड सिस्टम आपके पास हो, परसेप्शन है, सपोज कर रहा हूँ, तो उनमें से कौन सी आदत डिलीट करेंगे? कोई भी मैं नाम लूँगा, इस बारे आप उसका नाम सुनते जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। तो स्टार्ट करें सर। सबसे पहले आपके जो अलाइड के MS है डॉक्टर फ़हीम साहब, इनमें से कोई एक आदत डिलीट करनी हो और इनको कोई सजेशन देनी हो तो क्या देंगे? इनकी आदत डिलीट करनी हो? कोई एक आदत जो आपको अच्छी नहीं लगती, यार ये डिलीट होनी चाहिए इसमें से। इनकी पर्सनैलिटी में से? पर्सनैलिटी में से हो जाए, इनकी जो अपनी जॉब है उसमें से कोई बैड हैबिट हो जाए, या कुछ भी, बट मतलब आप जो भी सोचते हैं उनके बारे में। डॉक्टर फ़हीम के बारे में बहुत मुश्किल है कहना कि मैं उनको कहूँ कि उनकी आदत डिलीट कौन सी करें। मेरा ख़्याल है कि काफ़ी हद तक उनकी आदत सही हैं, लेकिन कई दफ़ा जो वो बहुत रिएक्टिव हो जाते हैं एकदम, एक जो होता है ना क्विक रिस्पांस कर देते हैं, और क्विक रिस्पांस में कई दफ़ा ये होता है कि वो ऐसी बात कर जाते हैं जो अगले को नागवार गुजरती है। तो वो ज़रा थोड़ा सा टाइम लेके बात अगर करें, रिएक्ट करें ना, तो वो उससे और उनमें बेहतरी आ जाएगी। ठीक है। और सर अगर इनको कुछ सजेस्ट करना चाहें कि तुम में ये आदत होनी चाहिए? उनमें मेरे ख्याल में बहुत अच्छी आदत हैं। पंक्चुअलिटी है, रेगुलरिटी है, और उनमें मेरे ख्याल में जो आदत मैं समझता हूँ होनी चाहिए कि जो हमारे प्रोफेसर साहिबान हैं, कंसल्टेंट साहिबान हैं, उनके साथ और ज़्यादा अच्छा कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन ज़्यादा होनी चाहिए, जो मुझे कम लगती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगला है जी साकिब मुनीर साहब, जो कि MS हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल के। मेरा उनसे इंटरेक्शन बहुत कम है।
इंटरेक्शन कम है, बहुत कम। कुछ सजेस्ट वैसे करना चाहें आप, मतलब आदत का अगर आपको नहीं पता इंटरेक्शन कम है, जी, कुछ जी। सजेस्ट करना चाहे तो क्या करें? सजेस्ट करना मैं यही चाहूँगा कि उनको कि वो चीज़ों को ज़्यादा बुर्दबारी से लें, समझदारी से देखें। ये जो होता है पेशेंट केयर है, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि हमने पेशेंट्स को मेडिसिन दे देनी है और बाकी अरेंजमेंट्स ठीक करने हैं, बल्कि ये भी है पेशेंट का केयर में कि पेशेंट के साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन का सलूक है वो बेहतर से बेहतर होना चाहिए। आपके पास अगर कोई साइल आ गया है कोई प्रॉब्लम लेके, तो उसको हल करके भेजें, ना कि उसको पेंड कर दें या कह दें कि भाई कल आ जाना। उसकी वहाँ ही दादरसी होनी चाहिए बजाय कि उसको डिले किया जाए। तो ये मैंने अक्सर एमएस साहिबान में देखा है और मैं समझता हूँ कि ये इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। साकिब मुनीर साहब तो नए एमएस आए हैं। एक दफ़ा मुझे उनसे मुलाकात हुई थी तो मैंने उन्हें यही कहा था कि अपनी तबीयत में जो है ना थोड़ा सा ठहराव पैदा करें, एतदाल लेके आएं, ठहराव पैदा करें। चले जी, आसिफ शहजाद साहब जनरल हॉस्पिटल के जो एमएस हैं, इनके कौन सी आदत डिलीट करना चाहते हैं और क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? वो बहुत क्रिटिकल हैं, क्रिटिकल इन सेंस हर चीज़ के अंदर बहुत क्रिटिकल हैं और चीज़ों को वो बहुत उससे देखते हैं। आप समझिए कि शक की निगाह से कई दफ़ा हर चीज़ पे होता सर, है आपको उनका। भी शक की निगाह से हो सकता है देखते हो और उसके अंदर थोड़ा सा ना अपना माइंड बड़ा ओपन रखना चाहिए और जब तक कोई एविडेंस क्लियर ना मिले तो उस वक्त तक रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में वो हर चीज़ को ज़रा थोड़ा सा खुले दिमाग से अगर लेंगे ना तो वो बहुत अच्छा काम करेंगे, बजाय कि हर चीज़ के ऊपर ऐसी नज़र जिससे अगला कहे कि ये मुझे चेक करने आया है या मेरे ऊपर हावी हो रहा है। डॉक्टर अफजाल चीमा साहब, डायरेक्टर एमरजेंसी हैं जो अलाइड के, इनमें से कौन सी आदत डिलीट करना चाहते हैं और क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? डॉक्टर साहब जो हैं उनके अंदर जो मैं समझता हूँ आदत डिलीट करने वाली है वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं लोगों से और उनको अपने वो ना जो एक डिस्टेंस है उसको कुछ लोगों में बहुत कम कर लेते हैं, जिससे लोग एडवांटेज लेते हैं। एक तो ये उनको आदत डिलीट करनी चाहिए, हर एक को एक ख़ास मुकाम पर रख के मिलना चाहिए और डील करना चाहिए। ये वो कई दफ़ा उसके अंदर डिस्टेंस कम करने की वजह से मसाइल उनके आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अकमल साहब जो कि रजिस्ट्रार हैं आपके, इनकी कौन सी आदत डिलीट करना चाहेंगे और क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? डॉक्टर अकमल साहब को मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा पहले तो कि वो अपने मामलात के अंदर और ज़्यादा प्रिसीजन लाएं, उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिकली लें और ऑर्गेनाइज करें। कई दफ़ा ये ऐसा होता है कि चीज़ें जो है बड़ी वेग सतह पे हो रही होती हैं और मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई इसको और ज़्यादा आप क्रिटिकली देखें और इनको स्ट्रक्चर करें। सर कोई एग्जांपल दे देना साथ थोड़ी सी, ताकि आम पब्लिक थोड़ा से समझ ले। देखें बहुत से मामला अपने यूनिवर्सिटी के होते हैं और मीटिंग्स होती हैं, उनकी तैयारी होती है, उसके अंदर जो बड़ी बारीक चीज़ें होती हैं उनकी मैनेजमेंट के लिहाज से वो इग्नोर हो जाती हैं और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको इतनी अहमियत नहीं दी जानी चाहिए वो मिल रही होती है। तो ये ज़रा थोड़ा सा चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करने के लिए और हर एक को इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देनी चाहिए और लेस और ये, लेकिन कई दफ़ा मैं देखता हूँ इसमें थोड़ी सी हो जाती है और मैं उनको एडवाइस कर देता हूँ, वैसे बहुत अच्छे आदमी हैं, ये चीज़ उन्हें डिलीट करनी चाहिए और उनको जो इम्प्रूव करने की है वो है कि अगेन कि जो हमारा स्टाफ है उनके साथ उनको ज़्यादा कॉर्डियल होना चाहिए और ज़्यादा उनके साथ लेज़ॉन रखें और उनको ऑन बोर्ड रखें। बिल्कुल ठीक कहा। डॉक्टर शौकत साहब मेडिसिनल हेड हैं जो आमिर शौकत साहब, आमिर शौकत साहब माशाल्लाह बहुत ही काबिल डॉक्टर भी हैं और बड़े अच्छे वो मुंतज़िम भी हैं और मुझे उनसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं और मैं समझता हूँ उनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है मुझे कि वो उनको मैं कहूँ कि उसे वो इम्प्रूव करें। बहरहाल डिलीट करने वाली आदत ये है कि
अपनी पंक्चुअलिटी रेगुलरिटी को और इम्प्रूव करें। और इम्प्रूव करें। चले जी, हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट रहा। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बड़े ईद की बड़ी खुशियां जो है आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज बड़ा ज़बरदस्त शो चल रहा है। डॉक्टर साहब ने आज स्पेशल टाइम निकाला है शो के लिए। हमें वैसे भी डॉक्टर साहब से जब मैं मिलता हूँ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसे ऑफ कैमरा मुझे बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब बता रहे थे, चीज़ों का मतलब, लफ्ज़ों का मतलब बता रहे थे, तो मुझे ना कुछ सीखने को मिलता है। और कहा जाता है कि जिस दिन आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले वो दिन आपका ज़ाया नहीं जाता। तो इस वजह से देर से मिलूं, लेकिन मुझे ख्वाहिश रहती है हमेशा इनसे मुलाकात के लिए। तो आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। अब सेगमेंट जो इससे पहले हमने किया था उसे थोड़ा सा करते हैं चेंज। तो जिस शख्स का मैं नाम लूँगा, नाम सुनते ही जो आपके जहन में उसके लिए है वो आपने बोल देना है। तो स्टार्ट करें जनाब। पहला नाम है जी कमिश्नर फैसलाबाद सिलवत सईद साहिबा। कमिटमेंट, डेडिकेशन। पक्की बात है। अच्छा जी, आपके जो इवेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी के हों या जो आपके मसाइल होते हैं, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट उनकी तरफ से मिलती होगी। बिलाशुबा, ना सिर्फ अब बल्कि इससे पहले भी हमारी रीजनल स्पेशल सेक्रेटरी बेसिकली स्पेशल सेक्रेटरी रही हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, और बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन हमेशा मैडम ने सपोर्ट किया है। और जब से वो यहाँ आई हैं और हमारे सारे प्रोजेक्ट्स को उन्होंने सुपरवाइज़ किया है, और जब भी मैंने उन्हें कहा है कि मैडम इस तरह की इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, उन्होंने उसको वेलकम किया है। और आई रियली फील कि हर प्रेजेंस इन दिस डिवीजन एंड पर्टिकुलरली इन फैसलाबाद इज़ अ ब्लेसिंग। कॉम्पिटेंट पर्सनैलिटी है। ऑफ कोर्स, नो डाउट। डॉक्टर एजाज लक। डॉक्टर एजाज लक जो हैं वो सर इतना लंबा सांस क्यों लिया आपने? कॉम्पिटेंसी और मैं कहूँगा उनकी डिवोशन, कॉम्पिटेंस एंड डिवोशन। YDA के डॉक्टर औरंगजेब। नॉन सीरियस। डॉक्टर मरूफ वैंस। डॉक्टर मरूफ वैंस जो हैं बहुत मुश्किल है उनको डिस्क्राइब करना, पर मैं ये कहूँगा स्मार्ट एंड क्लेवर। डॉक्टर आरिफ, पूरा नाम बताइए। डॉक्टर आरिफ साहब YDA के प्रेसिडेंट भी रहे हैं जो। डॉक्टर आरिफ, रिस्पेक्टफुल एंड ओबीडियंट। बड़ी अच्छी बात है जी। नुसरत फ़तेह अली खान साहब। अ लेजेंड। वहीद मुराद। ब्यूटी इन मैन। नूरजहां। मेलोडियस। सुल्तान राही। बोल्ड एंड ब्रेव। क्या बात है जनाब। अच्छा सर, आपकी कोई फेवरेट पर्सनैलिटी, क्योंकि आपका लिखने के साथ, अदब के साथ, पढ़ने के साथ बड़ा शगफ रहता है, मुझे पता है, तो आपकी कोई एक मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी हो जिसको देख के आपने एम अपने डॉक्टर बनने से भी पहले बनाया कि यार मैं ऐसी पर्सनैलिटी बनूंगा? कोई आपका आइडियल हो, कोई भी पर्सनैलिटी वो हो सकती है, चाहे वो एक्टिंग में हो, चाहे वो लिखने में हो, डॉक्टर्स की फील्ड में हो, कोई सी भी, जिसको देख के हमेशा बंदा आइडलाइज करता है कि यार मुझे ये अच्छा लगता है। देखें जी, मुझे ना सबसे पहले बचपन में जिसको मैंने आइडलाइज़ किया वो मेरे प्रिंसिपल थे। मैं कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल का पढ़ा हुआ हूँ। मेरे प्रिंसिपल थे कर्नल एंडी हसन। मैंने उनको हमेशा आइडलाइज़ किया है और अभी भी मेरा वो एक मेरे रोल मॉडल हैं। बदलते रहे ना ज़िंदगी में। फिर उसके बाद जब मेडिकल कॉलेज में गया, मेरे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर अब्दुल वहीद, जिन्होंने मुझे सर्जरी सिखाई, वो मेरे आइडियल थे। और इंसानों के अंदर ज़ाहिर आइडियल तो सबसे बड़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। फिर अल्लामा इकबाल, उनकी शायरी को पसंद, उनकी शायरी, उनकी हिकमत और उनकी जो आइडियोलॉजी है, मैं समझता हूँ कि आपको ना सिर्फ एक अच्छा इंसान बनाती है बल्कि एक अच्छा मुसलमान बनाती है और एक अच्छा पाकिस्तानी बनाती है। क्या बात है। तो सर जनाब इकबाल के कुछ अशार अगर आप, इतने ज़्यादा आप, मैं अभी कल ही एक शेर दिमाग में ऑफ हैंड ही आ गया।
मेरे वालिद ने मुझे बचपन में भी कई दफ़ा ये सुनाया और उसको मैंने असबर भी किया। आसान सा शेर है और मैंने जिस जिस इदारे में काम किया वहाँ पे मैंने ये शेर गुनगुनाया भी और मैंने वहाँ पे एक दो जगह लिखा भी। फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे दे कर ये बूटे मैंने पाले। हाय वाह वाह वाह। तो खा वो मेरी बच्चे हों उनको भी मैं जिगर का खून दे के पाला है, खा मेरे इदारे में मेरे स्टूडेंट्स हों उनको भी जिगर का खून देने की कोशिश की है, खा मेरे मरीज़ हों उनको भी जिगर का खून दे के मैंने उनकी लुक आफ्टर की है। तो ये शेर हर मौके पे अप्लाई होता है। फला पूरा रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे दे कर ये बूटे मैंने। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा सर, जैसे आपने स्टूडेंट्स की अभी बात की, आपकी अब तक की लाइफ के अंदर कोई एक आपका मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट जिसे आप कहें यार मुझे इससे बहुत उम्मीदें थी और ये पूरा भी उतरा है? एक होता है ना, जैसे हर बंदे का कोई ना कोई पर्सनली फेवरेट होता है। स्टूडेंट्स में आपका पर्सनली फेवरेट अब तक की लाइफ में कोई एक बंदा? देखें जी, मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं जो मेरे फेवरेट हैं। एक स्टूडेंट ऐसा मेरे पास आया जो बहुत ही निकम्मा था और बहुत ही ज़्यादा वो राउडी जिसे कहते हैं ना, हर चीज़ में अंदर वो गड़बड़ करने वाला और आप ये समझें कि शोर शराबा मचाने वाला और शरारत करने वाला, जिसको कोई बंदा लेने को तैयार नहीं था। ठीक है, वो मेरे पास आया हाउस जॉब करने के लिए और उसने वार्ड के मैंने आके तहलका मचा दिया और लोगों ने कहा इसको निकालो। तो मैंने कहा कि यार अगर ये बंदा मैं निकाल दिया तो ये कहीं भी सेट नहीं हो सकेगा। देखें, अच्छे बच्चों को तैयार करना, उनको ट्रेन करना, उन्हें सिखाना और उनको अच्छा डॉक्टर बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये अगर बच्चा निगलेक्टेड है, शायद घर में निगलेक्टेड था या यहाँ आके इसको कुछ ऐसे हालात हो गए हैं कि ये बच्चा जो है वो शरारती हो गया है और निकम्मा हो गया है, तो इसमें इसका क्या कसूर है, मैं इसको ठीक करूँ। मैंने उस बच्चे को बड़ी अच्छे तरीके से समझाया, उसको डांटा भी, वो उसने मेरी फरमाबरदारी बहुत की। आज वो बच्चा एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत आला सर्जन है और माशाल्लाह वो इतना वहाँ पे अर्न भी कर रहा है और इज़्ज़त भी कमा रहा है और वो मुझे हर वक्त कहता है सर आज मैं इस जगह पे हूँ आपकी वजह से हूँ क्योंकि आपने मुझे संभाला दिया। मैंने उसके वालिद को उस वक्त बुलाया और मैंने उसे कहा कि देखो तुम्हारा बच्चा ठीक नहीं है और उसके वालिद रोने लगे। उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब अगर आप इसको ठीक नहीं करेंगे तो फिर ये बच्चा ज़ाया होगा, कोई नहीं ठीक कर सकेगा। मैंने उन्हें कहा जी आप चले जाएँ, आज के बाद ये बच्चा मेरा बच्चा है, आप फिक्र ना करें। फिर मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन किया, बल्कि मैंने उसको उस वक्त ना वार्ड में रजिस्ट्रार बना दिया। लोगों ने कहा यार इसको आपने रजिस्ट्रार बना दिया। मैंने कहा तुम देखो क्या होता है। वो जब रजिस्ट्रार बना तो वो रिस्पॉन्सिबल हो गया। बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है जो क्लास में सबसे शरारती बच्चा हो ना, आप उसको मॉनिटर बना दें। यार सर ये वैसे बड़ी अच्छी बात बताई, ठीक है, डिफरेंट। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे होते हैं, बड़े शरारती डॉक्टर होते हैं, मैंने उनको चार्ज दे देता हूँ और जब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है वो कहते हैं हम तो मॉनिटर बन गए, तो वो बहुत ठीक हो जाते हैं। तो बच्चा भी इसी तरह ठीक हो गया। तो मेरा वो फेवरेट स्टूडेंट। अच्छा सर, अब क्योंकि वक्त ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ईद के इतने अहम दिन हमें टाइम दिया और आपकी मोहब्बत शफ़क़त हमेशा हमारे साथ रहती है, आपके बड़े शुक्रगुज़ार हैं। और जाने से पहले मैं चाहता हूँ इकबाल का ही एक और शेर कोई आप हमें अच्छा सा सुनाएं और फिर आपसे इजाज़त दें। देखिए जी, अल्लामा इकबाल के बहुत अशार हैं और ऐसे अशार हैं कि आप जब उन्हें पढ़ते हैं तो आपको समझ भी नहीं आती, समझने के लिए किताबें खोलनी पड़ती हैं, शरह खोलनी पड़ती है। सबसे खूबसूरत शेर और सबसे आसान शेर जिसको समझना भी आसान है, अल्फाज भी बहुत आसान है, वो हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब, थैंक यू वेरी मच सर। तो नाज़रीन इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।